अब रे ऑप्टिक्स के अंदर आप पॉइंट रीड कर रहे हैं, व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट? तो ऑल्सो द सिंपल सर्कुलर मॉडल ऑफ द लाइट एक्सप्लेन द स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन satisfies predicate that if the remove toward the normal, if the refraction occur in denser medium, its speed will be becomes higher, which means speed later is not consist with the experiment observation. The wave theory does make the correct predication of the ratio velocity of the wave in the two media. भाई वेव में अगर हम इसको ले गए तो ये वेलोसिटी को डिफाइन कराएगी। अगर हम इसको किसमें, वेव में ले गए, तो उन्होंने कहा कि लाइट को जब हम किसी भी मीडियम से ट्रेवल कराते हैं, ये हमारे पास है ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, और लाइट को जब हम ट्रेवल कराते हैं तो ये इंसिडेंट रे हमने इसको पास कराया, इंसिडेंट रे, तो ये दैट इज मेक ऑफ ए एंगल आई के साथ है, और दैट इज आर स्पीड ऑफ वेलोसिटी, यानी v ऑफ c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बट द डेंसर मीडियम सो बी द ट्रांस passes by the ray of the light and change of the speed. तो दिस इज द केस ऑफ ए, तो यहां आपका लाइट का क्या हो जाएगा, लाइट इज चेंज ऑफ, तो उसकी लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, और जब लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इस तरह से टू बर्ड की ओर हो जाएगी, तो ये टू बर्ड ऑफ द नॉर्मल हो जाएगी। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और ये हमारे पास जो वैल्यू होगी, ये हमारे पास एन ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये एन जी या एन डब्ल्यू कह सकते हो, कोई भी लिक्विड है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 से बड़ी होती है, और फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, तो वी सी अपॉन एन पर डिपेंड करता है। तो स्पीड ऑफ द चेंज डिपेंड ऑफ द मटेरियल, तो यहां वर्ड निकल के आता है कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑफ मटेरियल। दिस इज द सेकेंड नेम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी के साथ है। जब ये ट्रेवलिंग की तो ये नॉर्मल की ओर हो गई, ये रिफ्रैक्शन लॉ के अंदर ये देखा गया। तो कंट्री पॉपुलर बिलीव द सर्कुलर मॉडल ऑफ द लाइट इज ड्यू टू द डिस्कार्ड whether Newton's the law of the refraction were discovered in 1601, यानी कि ये न्यूटन ने 1601 में इसको डिसाइड कर दिया था, न्यूटन ने ये 1621 में इसको डिसाइड कर दिया था कि ये ऐसा होता है, जबकि स्नेल जो थे, स्नेल इस बात को 15 से कितने से 1591 से लेकर और ये 1626 तक इनकी बात कही, तो इसका मतलब है कि ये 1521 में रहे, बीच में ये रहे, तो न्यूटन इनके बीच में तो रहे, ये 1621 में न्यूटन थे, तो इसका मतलब स्नेल फर्स्ट है, स्नेल फर्स्ट है, कंपैरिजन बिटवीन न्यूटन से, तो न्यूटन से इसलिए है क्योंकि ये 1591 से लेकर और 1626 में कह सके, जबकि न्यूटन ने ये 1621 में ये बात कही। तो इसका बात ये है कि ये जब भी स्नेल्स के लॉ को फॉलो करते हैं तो दिस डेरिवेशन इज इक्विवेलेंट टू द सर्कुलर डेरिवेशन विच द यूजुअली न्यूटन्स लॉ 1642-27 about a 8-year-old and desired in the 1516 by Newton optics. It was had discussed the circular story. It is a probability of the popular of the
न्यूटन्स ऑप्टिक्स दैट द सर्कुलर थ्योरी इज यूजुअली इज न्यूटन। सो ये जो बात कही है न्यूटन की ऑप्टिक्स थ्योरी कहलाई, ये न्यूटन की ये ऑप्टिक्स थ्योरी कहलाई, ये ऑप्टिक्स थ्योरी कहलाई और मोस्ट पॉपुलर हुई, ये मोस्ट पॉपुलर हुई। पॉपुलर का मतलब लोगों ने इसको माना, लोगों ने इसको जाना कि दिस इज द न्यूटन इज ए वेरी वेल साइंटिस्ट। और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द डिस्क्रेट ओरिजिनल पेपर अपीयर टू पेपर बाय जॉय एंड जॉय, और ये जॉयसी ने 1976 में इसको लिखा। जॉयसी जो है, जॉयसी ने 1926 में अपनी बात कही। जॉयसी ने 1976 में थ्योरी रिमेंडिस दिया और ये कहा कि फर्मेट जो कहे थे इनकेटेड द प्रिंसिपल लिस्ट टाइम यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेट डेरिवेशन द स्नेल्स लॉ। और 1605 से 1665 के बीच में, 1605 से 1665 के बीच में एक साइंटिस्ट और रहे, फर्मेट। अब ये फर्मेट जो था ये 1605 से 1665 तक रहा, यानी कि वो स्नेल से आगे रहा। तो उन्होंने स्नेल्स के लॉ को फॉलो किया और उसको पॉपुलर किया, उसको पॉपुलर भी किया इन पब्लिकेशन बाय बुक एंड सेमिनार के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को, स्नेल्स की बात को आगे बढ़ाया। और फाइनली अकॉर्डिंग न्यूटन सर्कुलर डिफरेंट साइज गिव द राइज टू द सेशन डिफरेंट कलर एंड द रेटिना ऑफ द आई, ही एक्सप्लेन द स्टिक स्पेक्ट्रम बाय द पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट साइज और डिफरेंट एंगल। तो न्यूटन ने यह भी कहा कि सर्कुलर थ्योरी में न्यूटन की बात यह भी थी, न्यूटन ने कहा कि ये जब भी हमारी जो आई है उसकी रेटिना पर पड़ते हैं तो ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। इसका मतलब उन्होंने डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में कहा, दिस इज द मेड ऑफ ये 7 कलर, ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। ये बात न्यूटन ने अपनी बात में कहा और ये बात एकदम ज्योमेट्रिकल सही कहलाई। और उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट विच द रिजल्ट in the formation sharp shadow, the light could be propagated through the vacuum, the domain of the optics in which light is assuming the travel in straight line, now the geometrical optics। और ये ट्रेवलिंग करती है स्ट्रेट लाइन में। तो उन्होंने कहा, न्यूटन ने ही कहा अपनी बात में, न्यूटन ने बड़ी बातें कही। न्यूटन ने कहा लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो ये ज्योमेट्रिकल फिजिक्स को फॉलो करता है, ये ज्योमेट्रिकल फिजिक्स को फॉलो करता है। ज्योमेट्रिकल फिजिक्स के बारे में ये खड़ा हो जाता है और इसकी बात को मानना पड़ता है। तो द सर्कुलर मॉडल ऑफ लाइट हैज ए केयरफुल एक्सपेरिमेंट लेटेड द शो शैडो आर नॉट परफेक्टली डार्क, सम लाइट डज द एंटर द ज्योमेट्रिकल शैडो which is due to the phenomena of diffraction। और एक नया वर्ड निकल के आया, उन्होंने कहा कि जब ये लाइट जब ट्रेवलिंग करती है ज्योमेट्रिकल शेप में तो ये डिफ्रैक्शन का भी काम करता है। डिफ्रैक्शन का, ये डिफ्रैक्शन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, फ्रॉनोपर और फ्रॉनहार। और ये जब अट्रैक्शन करते हैं तो उनकी क्या है कि ये लाइट का क्या करते हैं, सिंक भी करते हैं और स्पिन भी करते हैं, तो डिफ्रैक्शन में भी चले जाते हैं। जब डिफ्रैक्शन में चले जाते हैं तो ये मॉडल दिस फेनोमेना एसेंशियली ड्यू टू दिस वेव कैरेक्टर लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल सर्कुलर मॉडल। और उस बात को न्यूटन ने नहीं माना कि ये वेव का भी काम करते हैं। तो न्यूटन की बात में यह था कि वो दिस इज द नॉट इज ए वेव मोशन, लाइट इज नॉट ट्रेवल इन वेव बाय न्यूटन। न्यूटन का मानना था कि ये वेव में ट्रेवल नहीं करते और ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल रूल को ये फॉलो कराते हैं। जब ज्योमेट्रिकल रूल को ये फॉलो कराते हैं
तो ये बातें आगे नहीं रखी गई, क्योंकि डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व बिकॉज द वेवलेंथ द वेव विद लाइट वेव एक्सट्रीमली स्मॉल। क्योंकि उनका कहना था कि ये अगर ये वेव में जाती हैं तो वेव में जाएंगी तो वेव के साथ अपनी वेवलेंथ चेंज करेंगी। जब वेवलेंथ चेंज करेंगी तो हम ज्योमेट्रिकल शेप में इसकी एवरी टाइम इसकी कंडीशन को चेंज करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। The light enter the shadows not due to diffraction but to scattering of the light for air molecules। अब उन्होंने कहा कि जो बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारी शेड बनती है ना, शेड लाइट वेव एक्सट्रीमली स्मॉल, इट द मेंशन दैट वी आर बिलो द शेड ऑफ द बिल्डिंग, अंडर द शेड वी कैन आल्सो रीड ए बुक, द लाइट दैट एंटर द शैडो इज नॉट ड्यू टू डिफ्रैक्शन। यानी कि जब छाया बनती है तो उसमें डिफ्रैक्शन नहीं करती है उस समय, और जब डिफ्रैक्शन नहीं करती है तो हम ये कैसे कह दें कि लाइट जो शेड बनती है वो शेड में वेव है। भाई वेव है तो उसकी शेड नहीं बननी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है, इतनी बढ़िया बात कही है समझने की कि क्या लाइट का और शेड का क्या रिलेशन है। अगर वहां एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है तभी तो शेड बन रही है। उनकी बात में ये बात इनका कहना था कि जब सन से रे आती है और जब रे आती है हम कोई लाइट पास करते हैं तो हमारी शेड बनती है। ये फैक्ट बात है। अब ये शेड जो बननी है ना, ये शेड के बनने पर वो कह रहा है कि अगर इसके बीच में कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है तभी तो शेड बन रही है। अगर वो होती तो नहीं बनती, अगर ये वेव होती तो नहीं बनाती। भाई वेव ट्रेवलिंग करती है अपने रास्ते से, तो शेडिंग नहीं बनना चाहिए था, फिर भी शेड बनती है। तो ये बात उनकी बात में दम था। और अर्थ इज नॉट इज हैव द एटमोस्फियर। उन्होंने कहा कि लाइट एंटर द शैडोज नॉट इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। दिस फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग इज आल्सो responsible for the blue color of the sky and red color of the scattering sun. If the earth did not have an atmosphere, then the shadow would have been extremely dark, which is indeed the case of the surface of the moon. Since the moon does not have an atmosphere, the shadow will be extremely dark. We would never be able to read a book in our shadow. Also show the surface of the moon. The sky appear perfectly dark once again, even of the surface of the moon. A small amount of the light does enter the geometrical shadow because of the diffraction. तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बातों में कही। और जब ये बातें देखी गई कि अगर ये हम जानते हैं कि शेडो अगर इन्वायरमेंट के अंदर अगर आपका जो है एटमॉस्फियर है तो शेड बननी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मून पर जो है एटमॉस्फियर नहीं है, फिर भी शेड बन रही है। इसका मतलब है कि शेड बनने के लिए हमारे पास वहां कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। एयर मॉलिक्यूल्स होते क्या तभी शेड बनती है। तो इसका मतलब अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है वो वेव में, तो वेव में जब जाएगा तो डेफिनेट है कि वो ऐसा नहीं है कि वो शेड बनाएगा। तो एटमॉस्फेयर का नॉट डिपेंडेबल बाय द मून बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ द शेडिंग, फिर भी उसकी शेड बन रही है। तो उसका मतलब है, यू राइट, ये बात सही है। तो इसी पर उन्होंने कुछ फंडामेंटल्स अपने दिए। कुछ फंडामेंटल्स को हम आज रीड करेंगे।